वर्धा राजन नगर जो वर्धा भाई ने खुद बनाया था, वो नगर तो ले दे के साउथ इंडियन डोमिनेटेड जो एक एरिया था, वहाँ पे हुकूमत चलती थी अंडरवर्ल्ड डॉन वर्धा भाई की। उनका पूरा नाम था वर्धा राजन मुन्ना स्वामी मुडलियार। ये 1960 के दशक में तमिलनाडु से आके डॉक्स में छोटे मोटे काम करके एक बड़ा रुतबा बनाया अपना अंडरवर्ल्ड में। और ये इस पूरे एरियाज़ जो मैंने आपको गिनाए, उन एरियाज़ का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा दादा, सबसे बड़ा भाई वर्धा भाई था। और इस आदमी का तरीका काम करने का बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट था। जहाँ पे बाइकला जो गैंग था वो पॉलिटिकल लोगों का टूल बन के काम करता था, पॉलिटिकल लोगों के नीचे लग के काम करता था। वहीं जो वर्धा भाई था वो पॉलिटिशियंस को नीचे रखता था और अपना जो उसका रुआब था, रुतबा था, वो पॉलिटिशियन से भी ऊंचा रखता था। और इसमें कोई शक भी नहीं कि वो पॉलिटिकली बहुत वेल कनेक्टेड था। इंदिरा गांधी से लेके और उसके बाद राजीव गांधी से लेके, उसके बाद जो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ कांग्रेस जिसको बोलते थे, जी.के. मूपनार, जो जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। वो उनका रिश्ता वर्धा भाई का एक भाई जैसा था, एक ब्रदर जैसा था। उसी तरह जो उस ज़माने में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे एम.जी.आर., उनके साथ वर्धा भाई की पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी बनती थी। और इसलिए कोई शक की बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं थी कि उस इलाके से जो मेंबर पार्लियामेंट बनता था वो वर्धा भाई की मर्ज़ी से बनता था। उस इलाके में जितने एमएलए चुने जाते थे वो वर्धा भाई के आशीर्वाद से चुने जाते थे, और जो उनकी बात नहीं मानता था उसको इलेक्शन में मुँह की खानी पड़ती थी। तो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होने के साथ साथ वर्धा भाई ने पुलिस ऑफिसर्स को भी अपना कारिंदे बना के रखा था। नॉर्मली होता ये है कि पुलिस अंडरवर्ल्ड पे हावी होती है, और वर्धा के एरिया में बिल्कुल उल्टा था। पुलिस वाले वर्धा भाई के सामने खड़ा होना तो छोड़ो, बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते थे। और ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो अगर वर्धा भाई कहीं गलती से उनके पुलिस स्टेशन में चला जाता था तो वो अपनी कुर्सी छोड़ के वर्धा भाई को बैठाते थे और खुद सामने खड़े रहते थे, बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। और इसके साथ साथ वर्धा ने जो एक सिस्टम बनाया था, तकरीबन हर पुलिस वाले को कुछ परसेंटेज छोड़ के जो कुछ खास ही ईमानदार होते थे उनको छोड़ के बाकी जो ऑफिसर थे वो एक तरह से वर्धा भाई की पेरोल पे होते थे। मुझे याद है, मैंने किसी वीडियो में पहले बताया भी था कि एक बार मटुंगा पुलिस स्टेशन में एक जो सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनकी बेटी की शादी थी घर में, जहाँ किसी और रिश्तेदार की। तो वर्धा भाई ने उस पूरे पुलिस स्टेशन में 360 से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न सेट जो उस ज़माने में मिलते थे, वो हर पुलिस वाले को एक एक सेट जो था वो गिफ्ट किया था, फ्री में दिया था सबको। उस पुलिस स्टेशन में आपको अपना जो स्टाफ था, उसके अलावा उसमें कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, उनमें जो पुलिस वाले रहते थे, फैमिलीज़ रहती थी, उनको भी टेलीविज़न सेट उस ज़माने में फ्री में दिया गया। तो किसी ना किसी तरीके से वर्धा भाई ये जो एल पेड जो सैलरी बहुत कम हुआ करती थी पुलिस वालों की, आज भी बहुत कम है। और अगर देखा जाए तो अगर वो ईमानदारी से जीना चाहें भी पुलिस वाले, तो मेरे हिसाब से शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी सैलरी, तनख्वाह, पगार जिसको हम बोलते हैं, वो इतनी कम होती है कि उससे वो ईमानदारी से रह के अपना घर नहीं चला सकते। ये भी एक हकीकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी तनख्वाह कम है तो आप अंडरवर्ल्ड के साथ मिल जाओ या उनसे पैसे लो, हफ्ता लो। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम था जिसने वर्धा भाई को बहुत बड़ा बना दिया, उसके कद से बड़ा बना दिया। तो एक उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी। और दूसरा, वर्धा भाई की जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल थी, उसने जो अपना बेस जो बनाया इस पूरे इलाके में, दादर, माटुंगा, किंग सर्कल, धारावी, चैम्बूर, एंटोपिल, साइन कोलीवाड़ा, प्रतीक्षा नगर, तो इन एरियाज़ में उसने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसने मॉड्यूल्स बनाए बड़े बड़े,
एरियाज़ बना दिए जहाँ पे अपने लोगों को किसी न किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। उसमें बहुत सारे हज़ारों लोग तो लगे हुए थे इलिसिट लिकर के काम में, जो नकली दारू बनती थी और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। उसकी बहुत सारी भट्टियाँ थी जो वो एंटॉप हिल की जो खाड़ी थी समुद्र की, उसमें ऑपरेट करती थी। वहाँ पे एक डॉक्स की रेलवे लाइन जाती थी। उस रेलवे लाइन पे कभी कभी महीने में एक दो बार जो HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इनके जो गाड़ियाँ, माल गाड़ियाँ जो बड़े बड़े टैंकर्स में तेल भर के लेके जाते थे बडाला डिपो में, तो या सिवड़ी डिपो में, तो वो उस रेलवे लाइन के ऊपर से वो गाड़ी जाती थी। तो सिंगल लाइन थी, 15-20 दिन में कभी एक गाड़ी डब्बों के साथ भर के जाती थी और उसके बाद खाली डब्बे लेके वापस आती थी काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग का उस समय पे इतना कोई बड़ा अच्छा सिस्टम नहीं था। बहुत टाइम लगता था डब्बे भरने में और खाली करने में। खैर, तो वर्दा भाई ने ऐसे दारू बनाने की भट्टियाँ उस रेलवे लाइन के दूसरी तरफ जो खाड़ी समुंदर की तरफ जाती थी, वहाँ पे भट्टियाँ बनाई और वहाँ पे छोटी बोट, जो वहीं पे स्मगलिंग का काम भी होता था। तो छोटी किश्तियाँ हाई सीज से ला के स्मगलिंग की भरी हुई, लेकिन आगे रेलवे लाइन आ जाती थी तो बोट आ नहीं सकती थी। तो वर्दा भाई के लोगों ने एक बहुत दिमाग का काम लिया। ये अपने स्टील कटर लेके जाते थे, गैस कटर साथ में लेके, और उस कटर से छोटी किश्ती में जाके वो रेलवे लाइन का 2 मीटर का पोर्शन कट करते थे। वहाँ से अपनी किश्ती ला के खाली करके वापस भेज के उसको फिर वेल्डिंग कर देते थे। कितना ख़तरनाक काम था। अगर वो वेल्डिंग बराबर नहीं हुई तो हो सकता था कि जब वो रेलवे की जो भारत पेट्रोलियम की रेलवे की गाड़ी जो टैंकर से भर के जाती थी, वो कहाँ पे नीचे बैठ जाती, वो वेल्डिंग, वो जो लाइन थी रेलवे की पटरी, वो टूट जाती। तो ये इतना बड़ा रिस्क ये लोग लेते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी इनका वो काम बंद करवाने की। वो हुआ, लेकिन बहुत बाद में हुआ। वो बाद का किस्सा मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉन बनते कैसे हैं, डॉन्स की पावर क्या होती है, जो सिस्टम से टक्कर लेते हैं, वो उनकी वो जो इतनी मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं। तो जो हज़ारों लोग इस दारू के धंधे में, स्मगलिंग के धंधे में, उसके बाद जुए के अड्डे, उसके बाद मटका के अड्डे, उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन का पूरा एरिया। मेरे हिसाब से वर्दा भाई हिंदुस्तान का एक ही ऐसा डॉन होगा जिसने सैकड़ों प्रोस्टिट्यूट्स साउथ इंडिया से ला के उनका एक रेड लाइट एरिया बना दिया। एंटॉप हिल और समुद्र के बीच में जो खाड़ी वाला एरिया था, उसमें मिट्टी भर भर के पहले उसको रिक्लेम करते थे। उसके बाद वहाँ झोपड़े बना के वहाँ पे पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बना दिया। उसको भी उठाने में पुलिस को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। तो ये वर्दा भाई का मोडस ऑपरेंडी था, डिफरेंट एरियाज़ में अपने सैकड़ों बंदों की एक बस्ती बना देनी। मैंने अपनी आँखों से देखा है। जब मैं फ्री प्रेस में काम करता था, एंटॉप हिल में रहता था सरकारी कॉलोनी में, तो मेरे घर से जब चल के हम आते थे रास्ते से कोलीवाड़ा स्टेशन या किंग सर्कल स्टेशन पे, तो रास्ते में इनकी ये सब बस्तियाँ आती थी। दिन में हम लोग, जब मैं ऑफिस जाता था सुबह, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता था, और जब रात को वापस आता था तो वहाँ पे ज़ोरों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता था। तो हमने देखा कि रातों रात छोटी सड़कें बन जाती थी, रोड रोलर आ जाते थे, और वो सड़क बनाने के बाद उन पे बिजली के खंभे भी लग जाते थे। 4-5-10 दिन के बाद वहाँ पे लाइट भी आ जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन भी आ जाता था, पानी की पाइपलाइन भी आ जाती थी, घरों में पहुँच जाती थी। मतलब इतना स्पीड से काम होता था जिस स्पीड से हमारी सरकारें भी नहीं कर सकती हैं। अगर ये सब फैसिलिटीज सरकार लोगों को दे दे तो लोग ऐसे ज़्यादा लोगों के पीछे नहीं लगेंगे। लेकिन ये वर्दा का एक उसका दिमाग था जो लोगों को अपने बस में कैसे रखना है। उसके 2 कारण थे। एक तो जब वर्दा के लोग 1 मीटर में से 25, 30, 50 घरों में बिजली सप्लाई करते थे, तो उनसे एक कनेक्शन के पैसे लेते थे। अगर आपने एक बल्ब लगाया है तो उसके 10 रुपये, अगर उसके साथ में एक फ्रिज लगाया है आपने तो उसके फ्रिज के 20 रुपये। अगर उसने आपने कोई
और कोई कनेक्शन लिया है घर में हीटर का, या जितने मतलब आपके कनेक्शन होते थे घर में, पॉइंट्स होते थे बिजली को यूज़ करने के, इलेक्ट्रिसिटी को, उसके हिसाब से हर महीने एक अपना ही रेट था उनका, जो बहुत एग्जॉर्बिटेंट होता था, महंगा होता था। सरकार की बिजली चोरी करके अपनी लाइन लगाते थे, चोरी की बिजली को पॉइंट के हिसाब से हज़ारों घरों में बेचते थे। और इसी तरह पानी का काम होता था। म्यूनसिपैलिटी की पानी की बड़ी लाइन में से खुदाई करके नीचे से कनेक्शन लेके, बम्बई में सब कनेक्शन अंडरग्राउंड है, बिजली के भी पानी के भी, तो अंडरग्राउंड खुदाई करके मेन पाइपलाइन से एक छोटी पाइप लेके उसको पूरी कॉलोनी में बिछा देते थे, और जितने लोग उस पाइपलाइन से कनेक्शन लेते थे उनसे फिर पर कनेक्शन के हिसाब से पैसा लिया जाता था। तो ये इनका एक तंत्र मंत्र इतना बड़ा ऑर्गेनाइज वे से चलता था, जितना लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वो भी नहीं कर सकते थे। और फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, और वो ज़माना था जब टेलीफोन कनेक्शन बहुत मुश्किल से मिलते थे, तो कुछ स्कीमें ऐसी चली थी कि हैंडीकैप पर्सन या विधवा औरतों को या कुछ और किस्म स्पेशल कैटेगरी के लोगों को, ब्लाइंड्स को, या उनको स्पेशल कैटेगरी में से लोकल टेलीफोन का बूथ मिलता था। तो वर्धा भाई ने सैकड़ों बूथ ऐसे MTNL से लेके, उसके पहले बॉम्बे टेलीफोन हुआ करता था BT, उनसे कनेक्शन लेके अपने आदमियों को बूथ ले दी थी। और वो हर 500-1000 गज की दूरी पे ऐसे बूथ, सैकड़ों बूथ वहाँ पे कनेक्शन लेके लगवा दिए अपनी जेब से खर्चा करके। अब वो बूथ में कहने को तो वो किसी ब्लाइंड के थे या किसी विधवा के नाम पे था, लेकिन वहाँ पे बैठते थे वर्धा के अपने आदमी। तो एक कम्युनिकेशन का साधन मिल गया, किसी को फ़ोन करना है तो उस लोकल कॉल का बूथ हुआ करता था, वहाँ पे कॉल करके अपने बंदों को इन्फॉर्म कर दिया जाता था। तो एक कंटैक्ट जो इतना बड़ा बनाया वर्धा ने, ये देखिए इतनी दूर अंदेशी से सोचना ये अंडरवर्ल्ड के लोग कितनी आसानी से करते थे। और उसके साथ साथ इसने हर एरिया में डिफरेंट किस्म के धंधों को चलाने के लिए स्पेशल अपने आदमी बाहर से ला के उनके सर पे बैठाए, ताकि जो लोकल आदमी होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी की मदद करेगा या फ्री में कुछ काम कर देगा। इतना सो जो इसका स्मगलिंग का जो काम था सारा, वो काम देखता था। इनका एक आदमी था वहाँ पे परमेश्वर, तो उसका काम था स्मगलिंग देखना। ये दूसरा विठल भाई था, उसका काम था लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम देखना। तीसरा था खाजा भाई जो इलिसिट दारू का काम देखता था। एक टिल्लू उस्ताद था जो जुए का और शराब का काम देखता था और दादागिरी का काम देखता था। उसके साथ ही एक और था महेंद्र सिंह विग जो इसके फाइनेंसेस देखता था। सब धंधों से पैसा इकट्ठा होकर उसके पास आता था और वो इकट्ठा करके पूरे का पूरा पैसा वर्धा भाई को पहुंचाता था। उसके साथ एक और चेन थी जिसमें कुकू दारू वाला, उसका काम था दारू सप्लाई करना। वो पूरे शहर में, आधे शहर में वो उसकी अपनी कोई 30-35 गाड़ियाँ थी। जैसे मैंने बताया आपको कि बेला आंटी थी, दारू सप्लाई करती थी, उसी तरह एक कुकू दारू वाला था, वो सरदार जी था, वो उसका ये काम था। इसी तरह एक अंग्रेज़ सिंह हुआ करता था, वो भी पंजाबी था, सरदार जी था, उसका काम भी दारू सप्लाई करना था। एक इसी तरह बहुत से लोग थे। एक नाम दादा था, हर नाम दादा नामा बोलते थे उसको, उसका दारू का अड्डा भी चलता था, जुए का अड्डा भी चलता था। इसी तरह एक हरभजन जाट होता था, उसका भी जुए का अड्डा। एक हरचरण था, एक और पाहू बोलते थे अमृतसर का, उसका अफीम का काम चलता था। तो टिल्लू उस्ताद के पास तो चर्च का काम भी चलता था। तो ये अलग-अलग एरियाज़ में फिर मटके के धंधे बहुत चलते थे, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। फिर एक नारायण लैपर होता था, हम कोड़ी लोग जिनको बोलते हैं, जिनके हाथ पाँव किसी बीमारी से ख़राब हो जाते हैं तो उनके नज़दीक कोई नहीं जाता। उस ज़माने में कहा जाता था कि जो लेप्रोजी है वो छूत की बीमारी है, आप हाथ लगाओगे तो आपको ही हो जाएगी, लेकिन ये बात सही नहीं थी, वो हाथ लगाने से नहीं होती। लेकिन नारायण लैपर ने मंदिर बनाया बहुत बड़ा, मंदिर की बैक साइड में दारू का अड्डा चलता था, आज भी चलता है नारायण लैपर का अड्डा, उसके मरने के बाद भी चलता है। तो उसके साथ साथ कई मंदिर बनाए इन्होंने। खाजा भाई ने अपना
मंदिर बनाया, परमेश्वर ने अपना मंदिर बनवा लिया एक, मतलब अपने एरिया में। उसी तरह दूसरे लोगों ने मंदिर बनवा लिए, नारायण ने मंदिर बनवा लिया। ये टुकड़ा भाई था, उसका जिक्र मैंने एक पहले एपिसोड में किया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतना बड़ा नेटवर्क जिसमें हज़ारों लोग उसके नीचे काम करते थे, जो रेगुलर कमाई करते थे, और रेगुलर हिस्सा रोज़ का उस ज़माने में लाखों में वर्दा भाई को पहुंचता था। ये अंडरवर्ल्ड की नेटवर्किंग होती है, अंडरवर्ल्ड के काम करने का तरीका होता है। तो आज के दिन मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताई है वर्दा राजन की। कल से 1-2 एपिसोड और शायद लगेंगे, उसमें बताऊंगा कि वर्दा भाई ने उसका जो क्राइम रिलेटेड जो उसका नेटवर्क था, मर्डर करवाना, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी, सेटलमेंट, वो कैसे चलता था सब, वो कल के एपिसोड में बताऊंगा। शायद एक और एपिसोड बने कि आकर वर्दा की मौत कैसे हुई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हादसा है। तो ये सब आने वाले 3-4 दिनों में आपको, ये इस एपिसोड में वर्दा के केस में मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब दर्शक जो अंडरवर्ल्ड की वर्किंग समझना चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड इतने रिस्क क्यों लेता है, इतना मारामारी क्यों करता है, खून खराबा क्यों होता है, तो ये सब चीज़ें आपको इसी किस्म से अगर आपने वर्दा को समझ लिया तो आप करीम लाला को भी समझाओगे, आप दाऊद इब्राहिम को भी समझाओगे, आप छोटा राजन भी समझ आ जाएगा। और इस तरह जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो क्यों करते हैं, क्यों रिस्क लेते हैं, ये सब बातें एज अ स्टूडेंट आपको अंडरवर्ल्ड की समझ आएंगी। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी। कल आपको वर्दा भाई का दूसरा हिस्सा सुनाएंगे, इंतज़ार कीजिए कल तक। आज के लिए इतना काफ़ी, और इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।